Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying forest and wildlife resources. हमने अपने प्रीवियस सेशन में बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था, उसे समझा था और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लिए थे कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स, जहां हमने एक तरफ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ कानून बनाए, कुछ प्रोजेक्ट्स देखे। इसके अलावा दूसरी तरफ हमने फॉरेस्ट को बचाने के लिए फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो यहाँ हमारा कंजर्वेटिव रोल देखने को मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन गवर्नमेंट स्टेप्स के अलावा आप और हम अब क्या कर सकते हैं, तो आप सोच के बताइए। अब आप कहेंगे कि सर इतने बड़े फॉरेस्ट हैं, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है, हम क्या ही कर सकते हैं? नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। इंडिया में बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं, या हम कहें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने कस्में खाई हैं कि वो एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे और खुद भी नहीं काटेंगे। जरा सोच के देखिए ऐसा क्यों। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हो सकता है उसमें उनका फायदा हो। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से कम्युनिटी और इकोलॉजी का आपको एक बैलेंस नजर आएगा, एक हार्मनी नजर आती है। तो चलिए आज कंजर्वेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो ये हमें हमारे ट्रेडिशनल रूट्स में ही नजर आता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है उनके लिए फॉरेस्ट ही उनका घर है। और ऐसे में अपने घर के अंदर हम बहुत सारे कल्चर प्ले करते हैं, बहुत सारे हमारे ट्रेडिशंस होते हैं। तो इसी तरीके से कंजर्वेशन इन कम्युनिटीज के लिए इनके लोकल कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, वो भी आज से नहीं बल्कि सदियों से। अब जब ये कंजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके लिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग बहुत सारी चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे उन्हें सेक्रेड ग्रुप्स डिक्लेयर करना, या उनसे रिलेटेड कुछ सोशल टैबूज चलाना, या फिर नेचर को वर्शिप करना। इन सभी तरीकों से ये अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते आए हैं और इनकी यही सारी प्रैक्टिसेस हमें शो करती हैं कि ये कितना ज्यादा नेचर को लेके रिस्पेक्ट शो करते हैं। साथ ही साथ इनके जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से आपको यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन इकोलॉजिकल बैलेंस नजर आता है। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटीज आपको यहाँ पर रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। तो वन बाय वन एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व की। ये राजस्थान में है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया था, यहाँ पर कुछ मिनरल मिल जाते हैं। विलेजर्स को पता चलता है कि कुछ कंपनीज हैं जिनको माइनिंग के ऑर्डर मिल गए। अब ऐसे में सारे विलेजर्स इकट्ठा होते हैं और इस माइनिंग के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं और वो हवाला देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कि आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, उनका हैबिटेशन है, वो सब खराब हो जाएगा। और इसी चक्कर में हम देखते हैं कि जो विलेजर्स खुद हैं वो इन वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स को बचाने के लिए खुद कदम उठाते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट के रोल को भी या उनके इन्वॉल्वमेंट को भी क्लियरली रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से कम्युनिटीज गवर्नमेंट के भी खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, जो हमें देखने को मिलता है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। यहाँ पर कुछ 5 गांव थे जिन्होंने फॉरेस्ट की 1200 हेक्टेयर की जमीन जो है उसको भैरवदेव डाकव सोनरुचि डिक्लेयर कर दिया। ये एक तरह का रिलीजियस लैंड बन गया। अब रिलीजियस लैंड बनने की वजह से इन्होंने बोला कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे खुद के रूल्स होंगे। और ये रूल्स बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इन रूल्स के चलते यहाँ पर किसी भी तरीके की हंटिंग पोचिंग अलाउड नहीं की गई। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जितनी भी बाहर के लोगों की एंक्रोचमेंट है उन सभी चीजों को भी बंद कर दिया। तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल। इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो आप सबने बचपन में जरूर पढ़ा है और उसका नाम है चिपको मूवमेंट। ये मूवमेंट हमें दिखाता है कि कम्युनिटीज अगर चाहें तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो पेड़ों से चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से इस मूवमेंट का नाम पड़ा चिपको मूवमेंट। ये आपको देखने को मिलेगा हिमालयन बेल्ट में, जहाँ पर कुछ लोगों ने अपने आसपास के पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाना बेहतर समझा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो पहले हमें काटना होगा। और इस नॉन वायलेंट जो मूवमेंट था उसके चलते हम देखते हैं कि कम्युनिटी का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को रोक लिया जाता है।
इसके अलावा ये जो मूवमेंट था वो ये भी प्रूव करता है कि जो कम्युनिटी है वो चाहे तो डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरीके से बचा सकती है, साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और यहाँ पर इंडिजीनियस स्पीशीज जो हैं, यानी हमारे आसपास के जो लोकल पेड़ पौधे होते हैं, उनको ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ सके। इसके अलावा हम देखेंगे अगला मूवमेंट जहां पर हमें देखने को मिलता है बीज बचाओ आंदोलन, जो कि टिहरी के आसपास हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर जो इसका मेन एम था वो था ट्रेडिशनल सीड्स को प्रिजर्व करना, साथ ही साथ प्रमोट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इसे लीड करते हैं विजय जरधारी, जो कि क्लियरली अपोज करते हैं दो चीजों को, पहला हाइब्रिड सीड्स का, दूसरी तरफ केमिकल फार्मिंग का। वो कहते हैं कि इन दोनों की वजह से एनवायरनमेंट बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ रही है। और इसी चक्कर में ये प्रमोट करते हैं कि हम सभी को मिलके, यानी कम्युनिटी को मिलके एक सीड बैंक बनाना चाहिए, रादर देन हम डिपेंड करें ऐसे सीड्स पर जो कि बहुत ज्यादा केमिकल्स की डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा पानी की डिमांड करते हैं। उन सभी को छोड़ के हमें अपने इंडिजिनियस सीड्स को इकट्ठा करना चाहिए और बनाना चाहिए एक सीड बैंक। साथ ही साथ इन्होंने इंडिजिनियस फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो सदियों से होती आ रही हैं, उन्हीं को ज्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इलाकों में कर सकते हैं और यहाँ की इकोलॉजी को बचा सकते हैं। और इसी मुहिम में इनका साथ देती है नवदन्या, जो कि एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी स्टडी में क्लियरली बताती है कि एडुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग प्रोडक्शन की जा सकती है, पॉसिबल है और ये इकोनॉमिकली वायबल भी है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये सब पॉसिबल है विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। अगर आप सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी ट्रेडिशनल सीड्स, यानी आपके जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन को आराम से बढ़ा सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये लोग प्रमोट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहां हमें देखने को मिलता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब बहुत टाइम तक ऐसा हुआ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोगों से ही लड़ रहा था, किसको बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। फिर एक दिन समझ में आया कि क्यों ना ये जो कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं, इन्हें ही यहाँ पर कुछ रोल दिया जाए और फॉरेस्ट को बचाया जाए। तब हमारे सामने आता है 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि लॉन्च होता है 1988 में। और यहाँ आप देखेंगे पार्टनरशिप होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लोकल कम्युनिटीज के साथ, इसलिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ उसे मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका क्या फायदा था? यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज जितनी भी थी, उन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में और उसको रीजनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फायदा उन्हें ये मिला कि जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जंगल में आपको फूल पत्तियां मिल सकती हैं, फल मिल सकते हैं, इसके अलावा शहद और न जाने कितनी चीजें हैं, वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते थे। साथ ही साथ टिम्बर के प्रोडक्शन में भी कुछ शेयर इनके साथ शेयर किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कम्युनिटी और डिपार्टमेंट दोनों मिल जाते हैं तो कितना सुंदर एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं जो हम सब करते हैं, जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स, जो रिलीजियस चीजें होती हैं हम कम्युनिटी के तौर पे करते आ रहे हैं। बहुत सारे ट्राइबल बिलीफ हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो कि नेचर के प्रोटेक्शन को बढ़ावा देते हैं और उसी पर बेस्ड भी कल्चर बन जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर कुछ पैचेस हैं जिनको अनटच छोड़ा गया, यानी उनको टच नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो देवी और देवताओं का घर है। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, क्योंकि माना जाता है कि उनके देव या देवी वहां पर रहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे और प्रैक्टिसेस जहां पर हम देखते हैं मुंडास और संथल। ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कुछ पेड़ों को पूजा करते हैं, जैसे महुआ और कदम्बा ट्रीज, इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। इसके अलावा उड़ीसा और बिहार की अगर आप बात करूं तो वहां पर टमरिन और मैंगो ट्री दोनों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ जैसा कि अपने ही देश में देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जहां पर पीपल और बैनियन ट्री, इनकी ऑल ओवर इंडिया पूजा की जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम वाइल्ड लाइफ को भी इसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे मंकी और लंगूर। आपने देखा होगा बहुत बार मंदिरों के आसपास इन्हें खाना दिया जाता है, इनको पूजा भी जा रहा है और इनके लिए जो भी पॉसिबल चीजें होती हैं वो की जाती हैं। इसके अलावा बिश्नोई समाज, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है, क्योंकि अगर आप इनके गाँव में जाओगे तो आपको ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, पिकॉक, ये सभी बहुत आसानी से गाँव में घूमते हुए मिलेंगे, वो भी परिवार के सदस्य की तरह। अब ये दिखाता है कि कैसे कम्युनिटी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
कर सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो इकोलॉजी है उसमें कम्युनिटीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और ये दोनों मिलकर एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर का आखिरी पड़ाव। अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। टास्क यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। टास्क है कि आपको एक शॉर्ट एसे लिखना है कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके तहत आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।